Hi everyone, welcome to the second lecture of renewable energy. आज हम बेसिकली सोलर एनर्जी को डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज, डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज को, जिसके अंदर हमारे पास सोलर एनर्जी था, विंड एनर्जी, बायोमास, जियोथर्मल और हाइड्रो पावर। आज से हम इन सब एनर्जीज को वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जो सोलर एनर्जी है वो मेन सोर्स है for all type of renewable energies. So starting from the solar energy, first I'm going to show you a statement from Thomas Edison. ये स्टेटमेंट अगर आप देखें तो इस स्टेटमेंट में थॉमस एडिसन ने कहा था कि आई वुड पुट माय मनी ऑन द सन एंड सोलर एनर्जी, व्हाट अ सोर्स ऑफ पावर. I hope we don't have to wait until oil and coal run out before we tackle it. तकरीबन मोर देन 1 ईयर, सॉरी 100 ईयर, मोर देन 1 सेंचुरी पहले की बात है जब ये स्टेटमेंट आई थी. एडिसन को उस वक्त भी इस बात का अंदेशा था कि फॉसिल फ्यूल्स डिप्लीट हो जाएंगे. दैट्स व्हाई ही वाज वरीड एंड ही वाज डिस्कसिंग अबाउट द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. और बकौल एडिसन, सन की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि हमारी नीड को फुलफिल कर सके. जब हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की, तो सोलर एनर्जी का सबसे मेन सोर्स हमारे पास सन है. तो हम स्टार्ट करते हैं सन से. ये हमारे पास एक सन की नॉर्मल पिक्चर है जिसमें डिफरेंट लेयर्स को शो किया गया है. लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि सन का एक रेडियस आर है, तो हम सन को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं. जो सन का कोर या सेंटर पार्ट है, जहां पर तकरीबन 40% ऑफ द मास सन का जो है वहां 40% ऑफ द मास लाई करता है सेंटर में, कोर में. ये तकरीबन 23% ऑफ टोटल रेडियस का एरिया है. सो टोटल रेडियस ऑफ सेंटर और कोर इज बेसिकली 0.23 टाइम्स द टोटल रेडियस ऑफ सन. इस पोर्शन में तकरीबन 15% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई है. साथ साथ तकरीबन 90% ऑफ द एनर्जी जनरेशन इसी पोर्शन में होती है. कोर के या सेंटर वाले पोर्शन में 90% ऑफ द एनर्जी जनरेशन यहाँ आपको मिलेगी. अगर आप इस वाले रीजन में, जो कि यहाँ नजर आ रहा है, इस रीजन में अगर टेम्परेचर चेक करने की कोशिश करें तो टेम्परेचर आपको मेगा केल्विन की फॉर्म में मिलेगा, 10 पावर 6 की फॉर्म में मिलेगा. 10 पावर 6 मींस मेगा केल्विन. और ये हमारे पास मेन सोर्स है या सेंटर है. तो जैसे जैसे हम यहाँ से दूर होंगे टेम्परेचर ड्रॉप होगा, क्योंकि हीट हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ मूव करती है. लेकिन अगर आप यहां से इस पोर्शन में चले जाएं, अच्छा यहाँ से 23.23 ऑफ आर से लेके 0.7 ऑफ आर, इस पोर्शन को हम रेडिएटिव जोन कहते हैं. और उसके बाद फिर यहाँ से 0.7 आर से लेके कंप्लीट आर तक, 70% रेडियस से लेके 100% रेडियस तक के पूरे इस पोर्शन को हम कन्वेक्टिव जोन कहते हैं. तो कन्वेक्टिव जोन अगर आप टेम्परेचर देखें तो तकरीबन 130,000 केल्विन है. सो टेम्परेचर काफी ड्रॉप हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक. तो टेम्परेचर इज बेसिकली गोइंग टू डिक्रीज व्हेन वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन. ये वो पोर्शन है जो कि 70% रेडियस से लेकर 100% रेडियस तक है. और जो बिल्कुल आउटर सरफेस है, ये वाली आउटर सरफेस ऑफ सन, इसको बेसिकली हम कहते हैं फोटोस्फीयर. ये जो आउटर सरफेस है ये हमारे पास कहलाती है फोटोस्फीयर या फिर अपर लेयर ऑफ द कन्वेक्टिव जोन. और ये बेसिकली सोर्स ऑफ मोस्ट सोलर रेडिएशन है. इतनी सोलर रेडिएशन आपको हमें मिल रही है बेसिकली, वो बेसिकली इसी यहीं से आ रही हैं. सो सोर्स ऑफ मोस्ट सोलर रेडिएशन इज द फोटोस्फीयर. सन की आउटर सरफेस से जब हम बाहर निकलते हैं, एटमॉस्फेयर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो बीच में कुछ लेयर्स आती हैं. ये लेयर्स 100 ऑफ किलोमीटर तक फैली हुई हैं और सन के अराउंड है.
तो ये जो हमारे पास फर्स्ट लेयर है ये वाली, ये हमारे पास है रिवर्सिंग लेयर। इसके बाद हमारी जो सेकंड लेयर है ये हमारे पास है, इसको हम कहते हैं क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर, अगर आप यहाँ एक चीज नोट करें तो फोटोस्फेयर पे हमारा जो टेम्परेचर हमें मिलेगा सन पे वो तकरीबन 5000 केल्विन है। 5000 केल्विन फोटोस्फेयर पे। कन्वेक्टिव जोन में टेम्परेचर इससे हाई था और सेंटर में टेम्परेचर मोर इससे ज्यादा हाई था। मींस कि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा हाई है पे कम होते होते फोटोस्फेयर पे पहुंचते पहुंचते इसका टेम्परेचर अराउंड 500 केल्विन हो गया। लेकिन जब आप यहाँ नोट करें तो ये जो क्रोमोस्फेयर है, क्रोमोस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो 5000 केल्विन से ज्यादा है। 5000 केल्विन से ज्यादा है। अब ये सरप्राइजिंग बात है कि टेम्परेचर कम होने के बजाय बढ़ कैसे गया। और इसके बाद जो हमारे पास एक और लेयर आती है जिसको हम कहते हैं कोरोना, और कोरोना में दोबारा पे टेम्परेचर वापस 10⁻⁶ की फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। अब टेम्परेचर स्कोर में काफी हाई था, फिर डिक्रीज हुआ टुवर्ड्स जब आप सेंटर से अवे हो रहे हो। बिल्कुल आउटर सरफेस पे फोटोस्फेयर पे आपको टेम्परेचर 5000 केल्विन मिला, लेकिन जैसे आप आउटर सरफेस की तरफ जा रहे हो, सॉरी आउटर लेयर्स की तरफ जा रहे हो, जो लेयर्स सन के अराउंड है वहां टेम्परेचर हाई हो चुका है। अभी एक फिनोमेना ऐसा है जिसके बारे में अभी तक रिसर्च चल रही है और कोई भी इसका क्लियर आंसर नहीं दे सका। अभी तक कोई क्लियर आंसर हमें नहीं मिल पाया है कि ये हो क्या रहा है। बहुत सी थ्योरीज आई हैं लेकिन अभी तक कोई वैलिड थ्योरी नहीं हमें मिली इस फिनोमेना की। आप इसको गोल कर सकते हैं तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। बात करते हैं सन की। तो सन का जो टेम्परेचर हम अपनी कैलकुलेशन में यूज करते हैं वो हमारे पास 5777 केल्विन है, मींस 5777 केल्विन। और ये टेम्परेचर बेसिकली हमारे पास इफेक्टिव ब्लैक बॉडी टेम्परेचर कहलाता है। मींस कि अगर आपके पास कोई ऐसी बॉडी है जो कंप्लीट ब्लैक बॉडी है, तो अगर उस ब्लैक बॉडी को इस टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाए तो जो सोलर रेडिएशन जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी से एमिट होंगी से वही रेडिएशन हमें सोलर से मिल रही है, तो हम इसको इफेक्टिव ब्लैक बॉडी टेम्परेचर के इक्विवेलेंट ले आते हैं। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि हमारे पास सन का टेम्परेचर 5777 केल्विन, और समटाइम्स नॉर्मली राउंड ऑफ करके हम 6000 केल्विन की कैलकुलेशन भी यूज कर लेते हैं। सन के अंदर हमेशा सन का जो कोर एरिया है या सेंटर है वो हमेशा हॉट रहता है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है। हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होकर हीलियम बनाएंगे और इसमें हीट एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। तो कंटिन्यूस हीट एनर्जी रिलीज होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा सन के कोर का। सन में मुख्तलिफ पोर्स एंड सन स्पॉट्स वगैरह सन की सरफेस पे नजर आ जाते हैं। अगर इसमें आप देखें तो ये आपको सन स्पॉट्स हैं जो आपको यहाँ नजर आ जाएंगे जब आप सन को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो सन के अंदर डिफरेंट सन स्पॉट्स भी मिलेंगे। सन की बात हुई तो सन से हमें रेडिएशन मिल रही है, सन से हमें एनर्जी मिल रही है। अब इस एनर्जी को हमें यूटिलाइज करना है अर्थ के ऊपर, क्योंकि हम अर्थ पे रह रहे हैं। अब हम बात करते हैं जब अर्थ की, तो अर्थ इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड विद सन। अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है, कंप्लीट 1 साल लगता है। पूरे 1 साल में अर्थ जमीन के गिर्द रोटेट करेगी या फिर रिवॉल्व करेगी। साथ साथ अर्थ अपने एक्सिस पे अपने ऑन एक्सिस पे रोटेट करती है 24 आवर्स के अंदर, जिसकी वजह से डे और नाइट चेंज होते रहते हैं। तो बेसिकली डे वाइज सन की अर्थ की रोटेशन है अबाउट ऑन एक्सिस, और सन के अराउंड इसकी रेवोल्यूशन है, एंड इट विल नॉर्मली टेक्स 365 डेज प्लस 4 आवर्स एज वेल। जो प्लस 4 आवर्स हैं वो पर लीप ईयर्स में जगह डिस्ट हो जाएंगे। अर्थ एंड सन का डिस्टेंस नॉर्मली जो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है वो सर्कुलर शेप में नहीं है, रादर इट्स काइंड ऑफ ओवल शेप। अब अगर ओवल शेप है तो सन और अर्थ के दरमियान का डिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं है। मिनिमम डिस्टेंस जो हमें सन और अर्थ के दरमियान मिलेगा वो तकरीबन 147 मेगा किलोमीटर है, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगा वो अराउंड 152 मेगा किलोमीटर है। मींस कि दोनों डिस्टेंस वेरी कर रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपनी कैलकुलेशन में कौन से डिस्टेंस को यूज करें।
तो उसके लिए फिर हम एक नया यूनिट डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। सो नॉर्मली वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो 149.5 मेगा किलोमीटर के बराबर है, या फिर बेसिकली ये एक तरह का 147 और 152 का एवरेज है। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेसिकली एक सर्कल ड्रॉ करके आता है। अगर मैं सन को एज अ सोर्स या सेंटर ले लूं और 149.5 मेगा किलोमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लूं, तो ये हमारे पास अर्थ की रोटेशन को या अर्थ की रेवोल्यूशन को शो करेगा। नॉर्मली आपके पास 1 AU वेरी करेगा प्लस माइनस 1.7% के साथ, क्योंकि 149.5 से इसने 147 तक भी जाना है और 152 मेगा किलोमीटर तक भी जाना है, तो दोनों साइड पे प्लस माइनस दोनों साइड पे जाएगा। और याद रखेंगे ये आपके पास जो वेरिएशन है ये अर्थ के सीजन चेंज होने की रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अर्थ के सीजन इस वजह से चेंज नहीं होते। नाउ अर्थ ने सन के राउंड रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, तो हमें अर्थ की ज्योमेट्री को डिफाइन करना पड़ेगा कि अर्थ की ज्योमेट्री है क्या। नॉर्मली हमारे पास दो डिफरेंट पोल्स हैं अर्थ के, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इनके दरमियान डिफरेंट लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। कुछ लाइन हॉरिजॉन्टल हैं और कुछ लाइन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल मूव कर रही हैं। जो लाइंस आपको स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रीन लाइन स्टार्ट करते हैं, जो आपको ग्रीन लाइन नजर आ रही है ये बेसिकली इक्वेटर है, और इक्वेटर की रिस्पेक्ट से हमने अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो ऊपर वाला पार्ट है या अपर पोर्शन है इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और डाउन साइड वाले पार्ट को हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ पोल से लेके इक्वेटर तक का रीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, और इक्वेटर से लेके साउथ पोल का पोर्शन हमारे पास साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। अब इक्वेटर की जो ग्रीन लाइन है इसके पैरेलल लाइंस जितनी हमारे पास हैं इनको हम लैटिट्यूड की लाइंस कहते हैं। ये पैरेलल लाइंस हैं, टॉप साइड पे प्लस है, बॉटम साइड पे नेगेटिव साइंस के साथ। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल हमारे पास लाइंस हैं तो इनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इनका जो रेफरेंस है वो बेसिकली मेरिडियन लाइंस या ग्रीनिच जो सिटी है वहां से है, इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास GMT प्लस समथिंग लिखा होता है आपकी कंट्री के टाइम के साथ। तो GMT बेसिकली ग्रीनिच मीन टाइम के रिस्पेक्ट से है, और यहीं से हमारे पास लॉन्गिट्यूड डिफाइन होता है। तो लॉन्गिट्यूड की वैल्यू हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू ग्रीनिच की है, ग्रीनिच सिटी की। अब अगर इस डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास लाइन है जो कि इक्वेटर की लाइन है, और इसको हम बेसिकली जीरो लैटिट्यूड की लाइन कहते हैं। जीरो लैटिट्यूड, नॉर्मल लैटिट्यूड को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं और लॉन्गिट्यूड को L से। सो ये हमारे पास इक्वेटर एज अ जीरो लैटिट्यूड। अब बेसिकली इस लाइन से और सेंटर ऑफ अर्थ से हम एंगल ड्रॉ करते हैं इस लाइन की रिस्पेक्ट से, और फिर जहां आपकी लोकेशन है इसके दरमियान एक एंगल बनता है, ये बेसिकली लैटिट्यूड कहलाता है। इसका मतलब कि ये बेसिकली ये 0 डिग्री, अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें दूसरी लाइन पे यहाँ ड्रॉ कर लें तो ये 0 हो जाएगा, और जैसे जैसे अप साइड पे जाएंगे तो ये पॉजिटिव साइड पे इसका एंगल बढ़ना शुरू होगा और मैक्सिमम आपको पास 90 डिग्री मिल जाएगा। सॉरी, सो 90 डिग्री लैटिट्यूड आपको यहाँ पोल पे मिल जाएगा। अब अगर मैं डाउन साइड पे जाऊँ तो नेगेटिव साइड पे जाना शुरू हो जाएगा और -90 आपको साउथ पोल पे मिल जाएगा। तो लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हमेशा प्लस में लिखा जाता है, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर का नेगेटिव साइन के साथ। सेम इस तरह मेरिडियन लाइन या ग्रीनिच सिटी से जो लाइन पास होती है नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट करने के लिए, सॉरी नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट करने के लिए, तो इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास लॉन्गिट्यूड 0 है। अब यहाँ से जब हम इधर मूव करेंगे टुवर्ड्स ईस्ट तो ये प्लस होना शुरू हो जाएगा, और टुवर्ड वेस्ट अगर मूव करें तो ये हमारे पास नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ से हमें मूव करें यहाँ तक जाना है, तो बेसिकली लॉन्गिट्यूड प्लस 180 और लॉन्गिट्यूड -180 तक मूव करेगा। सो -180 टू 0 देन प्लस 180 तक, जबकि लैटिट्यूड 90 टू 0 एंड देन -90 तक जाएगा। तो किसी भी लोकेशन को डिफाइन करने के लिए
लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों का पता होना जरूरी है। नॉर्मली हमारे पास जो जीपीएस सिस्टम है इसमें आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों गिवन होते हैं। जब हम बात करते हैं लेट्स सपोज कराची की, तो कराची का जो लैटिट्यूड है वो है 24.8508 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ। आई एम गोइंग टू राइट नॉर्थ, या फिर हम इसको प्लस साइन के साथ शो कर सकते हैं। एन मींस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और लॉन्गिट्यूड है हमारे पास 67.0181 टुवर्ड्स ईस्ट, या प्लस माइनस, सो फॉर ईस्ट प्लस। सो आप देख लें यहाँ कि आपके पास लैटिट्यूड प्लस या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है, तो शुड बी ऑन टॉप साइड। इस लाइन से, ये इक्वेटर की लाइन है, तो इसे ऊपरी साइड पर होना चाहिए। और लॉन्गिट्यूड इसका मेरिडियन या ग्रीनिच के रिस्पेक्ट से 67 ईस्ट या प्लस साइड पे है, तो यहाँ से भाई ये टुवर्ड ईस्ट होना चाहिए 67 डिग्री। तो ये लाइन जो नॉर्थ से साउथ को मिला रही हैं, और ये जो लाइन इक्वेटर, अर्थ सेंटर और इस लोकेशन के दरमियान है, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो आप नॉर्मली ये चीजें चेक कर सकते हैं गूगल मैप के ऊपर, या सिंपल गूगल सर्च पे भी आप देख लें तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। सो हियर अगर इसके रिस्पेक्ट से देखें तो हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कराची है, और ग्रीनिश की रिस्पेक्ट से ये ईस्ट साइड पर है, ग्रीनिश से ईस्ट साइड पे और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। और इस मैप को गौर से देखें तो इसमें मोस्टली अगर आप देखें तो हमारे पास ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है। नीचे की साइड में हमारे पास कुछ पोर्शन, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया वाला कुछ पोर्शन है, फिर नीचे न्यूजीलैंड का है, कुछ ये वाला पार्ट है, और ये ब्राजील वाला कुछ पार्ट्स मिल जाता है। अदरवाइज मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है। सिमिलरली आप इन सिटीज का भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। So ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, नैरोबी, केनिया, बर्मिंघम, जर्मनी, जद्दा, ओरेगन एंड ग्रीनिच, यूके। तो इनका भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको सिंपल गूगल के रिस्पेक्ट से मालूम हो जाएगा। तो प्लस माइनस आपको सेट कर सकते हैं और फिर बता सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है या साउदर्न हेमिस्फीयर पे। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। ओके, आगे मूव करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक कंपास डायरेक्शन। हमारे पास जो नॉर्मल कंपास डायरेक्शन शो करता है वो नॉर्थ और साउथ को शो करेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो नॉर्मल आपके पास कंपास है वो मैग्नेटिक है, तो वो हमेशा ज्योग्राफिक पोल्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, या ज्योग्राफिक पोल को वो शो नहीं करता। मैग्नेटिक पोल्स और ज्योग्राफिक पोल्स हमेशा अलग अलग पोल्स हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ कंफ्यूजन आती है कि शायद दोनों पोल्स जो है हमारे पास सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक पोल और ज्योग्राफिक पोल डिफरेंट पोल्स हैं। मैग्नेटिक पोल तो बेसिकली शिफ्ट भी होता रहता है, लेकिन ज्योग्राफिक पोल नॉर्थ और साउथ पोल की रिस्पेक्ट से हम बात करते हैं। जब आप बात करते हैं डायरेक्शन की पोल्स की रिस्पेक्ट से, तो मैग्नेटिक पोल आपको हमेशा मैग्नेटिक कंपास जो आपको हमेशा मैग्नेटिक पोल शो कर रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास जो ज्योग्राफिक पोल्स हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए आप मैग्नेटिक पोल्स को यूज नहीं कर सकते, या अगर यूज करना भी चाहें तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि मैग्नेटिक पोल आपके पास ज्योग्राफिक पोल रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। लेकिन हमारे पास जितनी भी सोलर कैलकुलेशन है, सोलर कैलकुलेशन के अंदर या इंजीनियरिंग कैलकुलेशन जितनी भी हमारे पास होती हैं, अब वो हमेशा ज्योग्राफिक पोल की रिस्पेक्ट से होती हैं या ज्योग्राफिक डायरेक्शन की रिस्पेक्ट से होती हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें ज्योग्राफिक डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। अब प्रॉब्लम है यहाँ पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की। अगर मैग्नेटिक कंपास मैग्नेटिक पोल को डिफाइन कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो एक्चुअली ज्योग्राफिक पोल से कितना डेविएट कर रहा है, तो इसके लिए फिर हमें मैग्नेटिक डिक्लिनेशन चेक करना पड़ेगा। So magnetic declination is basically the angle between the geographic north या north pole and the magnetic north which is NM। NG and NM के दरमियान का ये एंगल है। ये प्लस साइड पे भी होगा, ये माइनस साइड पे भी होगा, ये डिपेंड करता है आप किस लोकेशन पे हैं। तो लोकेशन वाइज ये इस तरफ भी हो सकता है, ये इस तरफ भी हो सकता है, मींस ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड पे आपको मिल सकता है। अगर लेट्स सपोज मैं अल्बर्टा की रिस्पेक्ट से बात करता हूं, तो अल्बर्टा की रिस्पेक्ट से ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 16 डिग्री वेस्ट पे है, तो 16 डिग्री वेस्ट समवेयर यहाँ कहीं आ जाएगा। लेकिन सबसे आसान चीज जो हमें यहाँ मिलती है, कुछ सिटीज में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 0 है, मींस कि जो
कंपास शो कर रहा है वही ज्योग्राफिक पोल भी है। मीन्स के मैग्नेटिक पोल, लेट्स सपोज कराची के रेस्पेक्ट से बात करें तो मैग्नेटिक रेगुलेशन इज ऑलमोस्ट जीरो। सो मैग्नेटिक कंपास जो मैग्नेटिक पोल रिप्रेजेंट करेगा वही बेसिकली आपके पास ज्योग्राफिक पोल भी होंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को कहाँ से चेक किया जाए, तो इसके लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं या डिफरेंट डेटा सेट है। एक डेटा सेट को मैंने नीचे शो कर दिया, ये सिंपल एक वेबसाइट है magnetic-declination.com। तो यहाँ से आप डिफरेंट सिटीज का मैग्नेटिक डिक्लिनेशन चेक कर सकते हैं और इसके रिस्पेक्ट से कंपास को यूज करते हुए ज्योग्राफिक पोल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसमें कौन सा इशू है, अगर स्लाइड को देखें तो यहाँ पर आपके पास अगर लेफ्ट हैंड साइड पे देखें दिस वन, तो यहाँ आपके पास जो डिक्लिनेशन है वो -d है। तो ये बेसिकली वेस्ट साइड पे है डिक्लिनेशन। वेस्ट साइड का डिक्लिनेशन नॉर्मली नेगेटिव के साथ शो करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं अल्बर्टा की बात करता हूँ तो 16 डिग्री वेस्ट या फिर -16 डिग्री। अब आपके पास जो मैग्नेटिक पोल है या जो कंपास है वो रिप्रेजेंट करेगा समवेयर यहाँ पर। तो एक्चुअल जो ट्रू नॉर्थ होगा वो यहाँ से 16 डिग्री आपको राइट साइड पे मूव करना पड़ेगा। इसके ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसमें +16 डिग्री आपको ऐड करना पड़ेगा, तो आपका जो नॉर्थ है वो यहाँ पे मिलेगा। कंपास आपको यहाँ शो कर रहा है लेकिन आपने एक्चुअल नॉर्थ फाइंड आउट करने के लिए 16 डिग्री आपको राइट साइड पे मूव करना है ताकि नेगेटिव इफेक्ट को जीरो किया जा सके। सेम इसे आपके पास इस वाले केस में देखें तो यहाँ 16 डिग्री ईस्ट पे है, ये प्लस डिक्लिनेशन है। तो इस प्लस डिक्लिनेशन को गायब करने के लिए आपको अगर ये मैग्नेटिक कंपास शो कर रहा है डायरेक्शन, तो यहाँ से 16 डिग्री आपको वेस्ट की तरफ मूव करना है टू गेट द लोकेशन ऑफ ट्रू नॉर्थ। तो प्लस माइनस के रिस्पेक्ट से याद रखिएगा, जब आपके पास माइनस है तो आपने ईस्ट की तरफ मूव करना है और जब आपके पास प्लस है तो आपने वेस्ट की तरफ मूव करना है टू फाइंड द एक्चुअल और ट्रू नॉर्थ, ज्योग्राफिक नॉर्थ। आफ्टर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कैलकुलेशन के अंदर हमारे पास, वो बेसिकली ये है कि आप किस दिन की और किस टाइम की रिस्पेक्ट से कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। मीन्स के डेट और डे क्या है जिस दिन आप कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं अपनी सोलर रेडिएशन की या सोलर की कोई भी सेटअप लगाने के बाद, या फिर सॉरी जिसकी डिजाइनिंग पोर्शन है कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ता है कि डेट क्या है, और डेट के रिस्पेक्ट से हम चेक करते हैं कि वो साल का कौन सा दिन है। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि हमारा डेट कोई भी है वो आई है, तो नंबर ऑफ डे हमारे पास n हो जाएगा। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं जनवरी की, तो जनवरी के अंदर हमारे पास 31 डेज है। तो कोई भी अगर मैं बात करता हूँ 20 जनवरी, तो बेसिकली साल का 20वां दिन है। फेब की किसी डे की बात करें तो वो 31 जनवरी के प्लस फेब के डेज हो जाएंगे। तो 20 अगर फेब की बात करें तो वो बेसिकली 31 + 20 51th डे ऑफ द ईयर होगा। सेम इसी तरह दिसंबर की बात करें तो 34 प्लस द आई वैल्यू, आई जो है बेसिकली नंबर ऑफ डे ड्यूरिंग दैट मंथ है। तो इसके रिस्पेक्ट से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी डे है वो साल का कौन सा दिन है। ये बेसिकली कुछ महीनों के रिस्पेक्ट से, तो एक्चुअल ग्राफ आपके पास यहाँ दिया हुआ है। यहाँ हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी डे है वो कौन सा साल का दिन है। आज की बात करें तो आज जून की आई थिंक 30th है। तो अगर जून की 30th है तो बेसिकली इसको मैं चेक करूँ तो ये 151 + 30, या फिर यहाँ से देख रहे हैं क्योंकि जुलाई स्टार्ट 181 से हो रहा है, तो 151 + 30 181 सॉरी 180 फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। या फिर यहाँ से चेक करें तो जुलाई बेसिकली 181 प्लस आई है, तो ये 181 अप टू 30 जून तक के डेज हैं। सो जून की 30th बेसिकली 181st डे ऑफ द ईयर होगा। तो बेसिकली आपको नंबर ऑफ ईयर को चेक करना पड़ता है हमेशा। अच्छा, यहाँ ये कुछ टेबल्स हैं जिसके अंदर ये आपको डेट एन और डिक्लिनेशन वगैरह दिए गए हैं। ये आगे जाके हम इसको दोबारा स्टडी करेंगे तो फिर इसको हम रिकॉल दोबारा कर लेंगे ये है क्या। ये देखें अब, तो ये आपको यहाँ नजर आ रहा है फॉर एवरेज डे ऑफ द मंथ। तो ये कैसे होगा, क्या होगा, ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो हमें डे का पता होना चाहिए कि डे क्या है। अब यहाँ एक छोटी सी चीज है, हम कौन से हेमिस्फीयर पे हैं और इसके रिस्पेक्ट से हमें सन कहाँ नजर आएगा।
नॉर्मली हम कहते हैं कि सन जो है वो राइज करता है ईस्ट से और सनसेट होगा वेस्ट की साइड पे। ये एक कॉमन फिनोमेना है कि सन हमेशा ईस्ट से राइज करेगा और सन वेस्ट में इसका सनसेट हो जाएगा। आप याद रखेंगे जो अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो आपको सन हमेशा साउथ साइड पे नजर आएगा, ईस्ट से राइज होगा और फिर वो साउथ से होता हुआ वेस्ट की तरफ जाएगा। अगर आप साउदर्न हेमिस्फीयर पे हैं तो आपको सन हमेशा नॉर्थ की साइड पे नजर आएगा, ईस्ट से राइज होगा और नॉर्थ से होता हुआ वेस्ट में जाके सनसेट हो जाएगा। तो इस चीज को नोट कीजिएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लेट्स सपोज कराची, हैदराबाद, मुल्तान कहीं पर भी हैं तो आपको सन साउथ साइड पे नजर आएगा। तो साउथ साइड की वजह से हमारी ज्यादातर जो कैलकुलेशन अगर देखी जाए हीटिंग एचपीएसी के अंदर, तो साउथ फैसाड को या साउथ वॉल को क्रिटिकल लोड में रखा जाता है क्योंकि वहां पे सन की रेडिएशन सबसे ज्यादा हिट करती है और वहां पे सबसे ज्यादा हीटिंग जनरेट होती है जो कि एयर कंडीशन लोड को इंक्रीज कर देती है। सो सन की पोजीशन देखिए, नॉर्मली ये हमारे पास पोर्शन है। ये देखें तो आपके पास सन आपके पास राइज हो रहा है ईस्ट की साइड से और ये वेस्ट की साइड पे जाके ग्रुप हो रहा है, लेकिन से जो ये ट्रेजेक्टरी है ये साउथ साइड पे है, आपको यहाँ पे इस रेस्पेक्ट से साउथ पे सन नजर आएगा। जब सन मूव करता है तो यहाँ पे सबसे लाइक लोएस्ट इसका इंक्लिनेशन होता है, इसकी हाइट बहुत कम होती है, ये 0 डिग्री पे होती है। फिर दिन में मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा और फिर ये सनसेट पे वापस सेम इस लेवल पे आ जाएगा, मींस इसका जो एंगल है 0 आ जाएगा। अब इसमें एक चीज याद करने वाली है कि आपको 365 डेज सन एक ही पैटर्न फॉलो करता हुआ नजर नहीं आएगा या एक ही ट्रेजेक्टरी फॉलो नहीं करेगा, ये ट्रेजेक्टरी चेंज होती रहेगी। कभी ये ट्रेजेक्टरी यहाँ से होती हुई आएगी, कभी ये डाउन साइड से होती हुई जाएगी, डिपेंडिंग आप किस लोकेशन पर है। लोकेशन के रिस्पेक्ट से ट्रेजेक्टरी चेंज होगी और देयर आर चांस कि ये ट्रेजेक्टरी बिल्कुल यहाँ से होती हुई यहीं से आ जाए, इस लाइन के ऊपर से आ जाए, मींस कि आपको तकरीबन 90 डिग्री पे सन राइज और पे सन सेट के दौरान आपको यहाँ मिल जाए, लेकिन ये ज्यादातर आपको इक्वेटर पे नजर आएगा। एक्चुअल ट्रेजेक्टरी आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कुछ इस तरह की नजर आएगी। सो नून एक आपका एक ऐसा टाइम है जब सन उस दिन की रिस्पेक्ट से हाईएस्ट पोजीशन पर होगा। नॉर्मली जब हम सन की लोकेशन को चेक करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास कुछ एंगल्स हैं जिनको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो अभी तक हमने बात की है सन की मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की और डे की, डे विद रिस्पेक्ट टू लाइक नंबर ऑफ डेज विद रिस्पेक्ट टू द ईयर वाइज कि एक साल का कौन सा दिन चल रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ एंगल्स की। जो फर्स्ट एंगल हमारे पास है वो है हमारे पास सोलर एल्टीट्यूड एंगल, जिसको हम अल्फा एस के साथ शो करते हैं क्योंकि हम सोलर का एंगल सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास एस हम यूज कर रहे हैं एज अ सब्सक्रिप्ट। हमारे पास एक और एंगल आएगा आगे जाके जिसको एल्टीट्यूड एंगल कहेंगे अल्फा, तो इसलिए अल्फा एस, एस फॉर सन। सो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो सोलर एल्टीट्यूड एंगल अल्फा इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द लाइन पासिंग थ्रू द सन। सो इस डायग्राम में अगर आप यहाँ खड़े हैं इस जगह पर तो यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे इस सन का एंगल कितना है, तो राइट नाउ इस रिस्पेक्ट से सनराइज पे आपको 0 डिग्री का एंगल मिलेगा, तो एल्टीट्यूड एंगल इसमें सन का 0 है। सेम सनसेट पे भी आपको एंगल 0 मिलेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट से इसका एंगल 0 बन रहा है। लेकिन नून में आपके पास इसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कुछ ना कुछ एंगल मिलेगा जो कि ये बन रहा है यहाँ पे। तो ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अभी कितनी वैल्यू होगी किस रिस्पेक्ट से चेक की जाएगी ये इंशाल्लाह आगे चलकर देखेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यूज हैं जो हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो सनराइज और सनसेट पे आपके पास सोलर एल्टीट्यूड की वैल्यू 0 होगी। सो कैलकुलेशन के अंदर आपके पास अल्फा एस की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है कि आप बेसिकली या तो सनराइज ही नहीं हुआ या सनसेट हो चुका है। तो सनसेट होने के बाद या सनराइज होने से पहले अल्फा एस की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ सकती है। तो अल्फा एस इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द सन पोजीशन। तो ये हमारे पास अल्फा एस आ गया। सेकंड जो हमारे पास अल्फा है जो हमारा एंगल है वो अगेन अल्फा एस है लेकिन नोन पे, क्योंकि नोन अगर सन का नोन है
तो एल्टीट्यूड एंगल मैक्सिमम होगा नून पर फॉर दैट डे। सर उसी दिन की रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, उस दिन की रिस्पेक्ट से, किसी भी दिन की रिस्पेक्ट से नून के टाइम पर सन एल्टीट्यूड एंगल मैक्सिमम हाइट पर होगा, या मैक्सिमम वैल्यू आपको अचीव हो जाएगी सोलर एल्टीट्यूड एंगल की। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं डायग्राम को दोबारा देखूं तो ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ होगी और फिर दोबारा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो नून पे आपको हमेशा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी सोलर एल्टीट्यूड की। तो हमारे पास सोलर एल्टीट्यूड हो गया, एक नॉर्मल, एक किसी वक्त का टाइम, किसी भी वक्त का एंगल, और एक सोलर एल्टीट्यूड एंगल एट नून हो गया जो कि मैक्सिमम एंगल होगा। मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम आपको नून पे मिल जाएगा। नून पे मिलेगा, लेकिन इसका ये जरूरी नहीं कि आपको 90 मिले, ये लेस देन 90 भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग किस लोकेशन पे है और क्या वैल्यू है। सेकंड हमारे पास है एंगल, वो है जीनत एंगल। जीनत एंगल बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है अल्फा एस का या एल्टीट्यूड एंगल का। अल्फा एस को हम बेसिकली हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट से लेते हैं और जीनत को हम कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल लाइन। अगर आप किसी पॉइंट पे खड़े हैं और आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें और उसको वहां से हम सन की पोजीशन को नोट डाउन करने की कोशिश करें, तो ये हमारे पास जीनत एंगल बनेगा जिसको हम थीटा जेड कहते हैं। थीटा जेड इज सिंपली 90 माइनस अल्फा एस। तो नून के ऊपर जहां आपको अल्फा एस मैक्सिमम मिलेगा, सेम इसी तरह नून पर आपको जीनत एंगल मिनिमम मिलेगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एंगल बिटवीन वर्टिकल और सन की पोजीशन में स्पेस या एंगल कम हो चुका होगा, मिनिमम लेवल पे होगा। मैक्सिमम कब मिलेगा? जब सन राइज या सनसेट होगा, तो उस टाइम पे जीनत एंगल आपको मैक्सिमम मिलेगा। So zenith angle is minimum at noon for a day, denoted by theta z noon. So we have two different angles. We have the solar altitude angle, and we have the zenith angle. Then we have to define one more term. ये टर्म हमारे पास कहलाती है एयर मास की। एयर मास बेसिकली सोलर एल्टीट्यूड या जेनिथ एंगल को रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड है। अगर आपको एल्टीट्यूड एंगल पता है तो आप जेनिथ एंगल निकाल सकते हो, या अगर आपको जेनिथ एंगल पता है तो आप एल्टीट्यूड एंगल निकाल सकते हो। तो एयर मास के रिस्पेक्ट से भी हम बेसिकली सोलर एल्टीट्यूड या जेनिथ एंगल निकालने की कोशिश करेंगे। एयर मास की डेफिनेशन अगर देखें तो इट इज अ रेशियो ऑफ द मास ऑफ द एटमॉस्फेयर थ्रू व्हिच बीम पासेस टू द मास इट वुड पास थ्रू इफ द सन वर डायरेक्टली ओवरहेड। अभी इसका जो फॉर्मूला है इसको बाद में देखते हैं, पहले इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सपोज आप यहाँ कहीं खड़े हुए हैं इस पॉइंट पे, तो डेफिनेशन आप देखें तो इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द एटमॉस्फेयर थ्रू व्हिच बीम पासेस। तो अगर लेट्स सपोज सन यहाँ पर है, तो यहाँ से जब सन की रेडिएशन आप तक पहुंचेगी तो वो यहाँ से लेके, ये ओजोन लेयर है, ये एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मास कवर करेगी। लेकिन अगर आपके पास सन बिल्कुल ओवरहेड पे है तो इसका ये मास कवर कर रही है, ये मिनिमम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये आपको ये वैल्यू कंपेयर्ड विद दिस वैल्यू ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मास और यहाँ से यहाँ तक का मास का जो रेशियो है वो एयर मास कहलाता है। नॉर्मली आपके पास एयर मास का रेशियो जो फॉर्मूला है वो 1 cos ऑफ थीटा जेड या cos ऑफ जीनथ एंगल है। अब अगर थीटा जेड आपको पता है या एयर मास पता है तो एयर मास की मदद से हम थीटा जेड निकाल सकते हैं, और थीटा जेड से हम फिर एल्टीट्यूड एंगल भी निकाल सकते हैं। तो अगर बैक पे चले तो ये हमारा पास फॉर्मूला है, एयर मास इज सिंपली 1 cos ऑफ थीटा जेड। अब अगर cos ऑफ थीटा जेड की अगर एयर मास की वैल्यू 1 है तो थीटा जेड आपको कहाँ मिलेगा? थीटा जेड आपको डायरेक्टली टॉप पे मिलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए ताकि 1 रेशियो आ जाए। तो सन इज डायरेक्टली ओवरहेड, अगर सन डायरेक्टली ओवरहेड है तो ये रेशियो और ये रेशो यानी कि दोनों रेशियो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। अगर यहाँ पर है सन तो सन की रेडिएशन को पहुंचने के इतना मास चाहिए डिवाइड बाय अगेन सेम ये वैल्यू चाहिए, तो ऑफकोर्स ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो थीटा जेड या जीनथ एंगल आपको 0 होना चाहिए, मींस सन आपको डायरेक्टली ओवरहेड होना चाहिए अगर एयर मास की वैल्यू 1 है। तो सेम इस एयर मास की वैल्यू 2 है तो उसकी बेस पे आपको थीटा जेड की वैल्यू 60 आ जाएगी। एयर मास की वैल्यू कुछ और होगी तो थीटा जेड की वैल्यू आपको डिफरेंट होगी। इसी रेस्पेक्ट से फिर आप अल्फा एस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर आपको थीटा जेड पता है तो अल्फा एस निकाल सकते हैं। एयर मास के रेस्पेक्ट से हम थीटा जेड या अल्फा एस को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे हमारे पास एक और एंगल है जिसको हम कहते हैं सोलर अजीमुथ एंगल। हम किसी भी पॉइंट को अगर लोकेट करना चाहें या किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने की कोशिश करें
तो हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए। एक तो हमें पॉइंट मिल गया जो कि सोलर एल्टीट्यूड है, हमने कह दिया कि हमारा हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट से इसकी हाइट क्या है या इसका एंगल कितना बन रहा है, लेकिन उसकी लोकेशन के इसके लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए एक और हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, और इसकी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो दूसरा एंगल है जो हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं सोलर एजीमुथ एंगल। सोलर एजीमुथ एंगल अगर आप किसी भी हेमिस्फीयर पर नॉर्दर्न पे हो या साउदर्न पे हो, तो सोलर एजीमुथ एंगल बेसिकली इट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सन फ्रॉम साउथ। हम साउथ के रिस्पेक्ट से चेक करते हैं कि ये कितना डेविएट कर रहा है। हम साउथ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं साउथ साइड पे, और फिर सन को चेक करने की कोशिश करते हैं सन ईस्ट साइड पे है या वेस्ट साइड पे है। ईस्ट साइड पे होगा तो मॉर्निंग साइड पे होगा, मॉर्निंग से लेकर नून तक, और जो वेस्ट साइड पे होगा तो वो नून से लेकर सनसेट तक जा रहा होगा। तो हम सोलर एजीमुथ को चेक करने की कोशिश करते हैं। सोलर एजीमुथ हमारे पास गामा एस कहलाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा आपके पास जब भी नून का टाइम होगा तो नून पे सन हमेशा साउथ पर होगा, नून के टाइम पर सन हमेशा साउथ को फेस कर रहा होगा, या साउथ या गामा एस आपको जीरो की वैल्यू आएगी। तो गामा एस जीरो नून पर है, ईस्ट साइड पे जाएंगे तो गामा एस की वैल्यू नेगेटिव है, और वेस्ट साइड पे जाएंगे तो गामा एस की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इवनिंग साइड पे आपको गामा एस पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा, यहाँ एक चीज और नोट करने वाली है कि आपको गामा एस की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव का आंसर दोनों साइड पे सेम आना चाहिए। सनराइज से लेकर नून और नून से लेकर सनराइज के दरमियान का जो टाइम है वो सेम होता है, मीन्स के नून जो है वो डे टाइम का बिल्कुल हाफ पे आएगी। तो आपको जो एंगल्स मिलेंगे ईस्ट साइड पे या वेस्ट साइड पे, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, बस प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे हमारे पास एक चीज है जिसको हम कहते हैं सोलर डिक्लिनेशन। एक्चुअली होता है क्या कि हमारे पास जो अर्थ है उसका जो एक्सिस है वो ऑलरेडी टिल्ट है। मैं इसके नॉर्थ पोल बिल्कुल टॉप पे नहीं मिलेगा, बिल्कुल 23.45 डिग्री पे टिल्ट है। अर्थ हमेशा 23.45 डिग्री पर टिल्ट हुई हुई मिलेगी आपको। अब अगर अर्थ आपको टिल्ट है और वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो हम बेसिकली 4 डिफरेंट पॉइंट्स या 4 डेज ऐसे सिलेक्ट करते हैं जहां पर दिन और रात में वेरिएशन की सेटिंग आती है। सबसे पहले हमारे पास है इक्विनॉक्स, जो कि मार्च में आता है और सितंबर में आएगा। मार्च की 21 या 22 तारीख को या सितंबर की 21 या 22 तारीख को आपको इक्विनॉक्स मिलेगा, और आपके पास जून और दिसंबर में सोल्स्टिस मिलेंगे। अभी जून में हमें सोल्स्टिस मिला जिसके अंदर हमारे पास दिन सबसे बड़ा था साल का और रात छोटी थी। सेम इस दिसंबर में दिन सबसे छोटा होगा और रात सबसे बड़ी होगी, लेकिन मार्च में और सितंबर में दिन और रात का टाइम बराबर रहेगा। इक्विनॉक्स की बात करें तो इक्विनॉक्स में मार्च में दिन और रात का टाइम बिल्कुल बराबर रहेगा। जून में दिन बड़ा होता जाएगा, मैक्सिमम आपको डे लेंथ मिल जाएगी जून की 22 तारीख को, और आपके पास शॉर्टेस्ट लेंथ मिलेगी आपको नाइट में। सेमी सितंबर की इक्विनॉक्स में दिन और रात बराबर हो जाएंगे, और दिसंबर में जब आप जाएंगे तो दिसंबर की 21 या 22 जो भी कैलकुलेशन यूज करते हैं उसमें आपको दिन छोटा मिलेगा और रात बड़ी मिलेगी। तो ये सिस्टम चलता रहता है। मार्च में स्प्रिंग का सीजन आपको मिल जाएगा, इसमें इक्वेटर सन को डायरेक्ट फेस कर रहा होगा। जून सोल्स्टिस में आपके पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टुवर्ड्स सन। यहाँ देखें तो आपके पास ये सन है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन को फेस कर रहा है, सन की तरफ हुआ हुआ है। लेकिन दिसंबर सोल्स्टिस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है इज अवे फ्रॉम द सन, ये अवे हो गया। यहाँ पे एक चीज और भी नोट करने वाली है कि सन और जमीन के दौरान का ये जो डिस्टेंस है ये कम होगा जून में और ये ज्यादा होगा दिसंबर में। नॉर्मली हम ये सोच सकते हैं कि जून में गर्मी ज्यादा होगी तो सन और जमीन का डिस्टेंस कम है। सॉरी, शायद मैं गलत बोल गया। जब जून में हमारे पास हम ये जूम करते हैं कि सन और जमीन का डिस्टेंस कम है इसलिए गर्मी ज्यादा है, और दिसंबर में गर्मी कम है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। जून में सन और जमीन का डिस्टेंस ज्यादा होगा, लेकिन सन की रेडिएशन डायरेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हिट करेंगी। सो जून में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टुवर्ड्स सन, तो ये यहाँ पे रोटेट कर रहा है, दिन और रात आ रहा है, लेकिन जून में सन की रेडिएशन डायरेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हिट कर रही है। डिस्टेंस ज्यादा है लेकिन स्टिल क्योंकि डायरेक्ट
सन की रेडिएशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को पहुंच रही है, इसलिए इस पोर्शन में गर्मी होगी। दिसंबर में सन और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस कम होता है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज बेसिकली अवे फ्रॉम द सन, तो सन की रेडिएशन डायरेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे नहीं पहुंच पाती, इसलिए टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता है दिसंबर में कंपेयर विद जून। सो जून में सन और अर्थ के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है और दिसंबर में ये डिस्टेंस कम होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस आपको दिसंबर में मिलेगा और मैक्सिमम डिस्टेंस आपको जून में मिलेगा। नाउ अब हमें डिफाइन ये करना है कि हमारे पास सन की पोजीशन कहां पर हो सकती है। तो सन की पोजीशन के लिए हम जो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं वो इक्विनोक्स के रिस्पेक्ट से है, और मार्च के इक्विनोक्स हो या सितंबर का इक्विनोक्स हो, क्योंकि इक्विनोक्स के रिस्पेक्ट से सन की पोजीशन अप एंड डाउन मूव करेगी नून पर। अगर सोलर नून है तो सन का एल्टीट्यूड बेसिकली डिपेंडेंट होता है डे पर कि साल का कौन सा दिन है, और इसको हम फाइंड आउट करते हैं इस सिंपल से फॉर्मूला से। अगर देखें तो आपके पास अगर लेट्स सपोज आप इस पॉइंट पे खड़े हुए हैं जहाँ आप ईस्ट वेस्ट साउथ एंड नॉर्थ है, तो अगर आपको इक्विनोक्स है वो मार्च का हो या आपको सितंबर का हो, तो इक्विनोक्स वाले दिन सन हमेशा नून पर ये हमेशा आपको 90 - 5 पर मिलेगा। 90 डिग्री -5, 5 मीन्स लैटिट्यूड। कराची का लैटिट्यूड आपको 24.8 है, तो 90 - 24.8, तो इक्विनोक्स वाले दिन नून पर आपको सन की लोकेशन मालूम कर सकते हैं। तो सन की लोकेशन आपके पास क्या हो जाएगी, 90 - 24.8। जैसे जैसे हम मूव करते हैं जून की तरफ, तो बेसिकली दिन बड़ा हो रहा है और सन जो है उसकी पोजीशन टुवर्ड्स टॉप साइड आ रही है। तो ऑन द डेली बेसिस सन यहाँ से, ये नून की रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली, तो ये मूव करना शुरू कर देगा इधर जाते हुए, और जून सोल्स्टिस पे ये आपको मैक्सिमम पोजीशन पे मिलेगा। तो अगर मैं जून की बात करूँ कि जून पे 21 तारीख को सन की पोजीशन क्या होगी, एल्टीट्यूड क्या होगा नून पर, तो वो सिंपल 90 - 5 प्लस 23.45 होगा। तो अगर मैं 90 - 5 प्लस 23.45 करूं, तो कराची के लिए ये आंसर आपके पास तकरीबन मिल जाएगा आपको, और 90 में से अगर 24.8 माइनस कराऊं तो ये आपको तकरीबन 65.2 मिलेगा, प्लस 23.45 करूंगा तो ये आपको मिल जाएगा तकरीबन 88.65। तो आपके पास जून की 21 को, जिस दिन मैक्सिमम लंबा दिन आपको मिल रहा है, सन की मैक्सिमम जो पोजीशन है या लैटिट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है, वो बेसिकली आपको 88.65 मिल रहा है। मींस के सन कभी भी कराची पे आपके सर पे नहीं होगा, मींस 90 डिग्री पे कभी भी आपको नहीं मिलेगा, रादर देन तकरीबन 1.5 डिग्री का डिफरेंस जरूर मिलेगा आपको। अब अगर मैं गर्मी अगर सर्दी के स्पेस से चेक करूं मींस दिसंबर पे, तो इट विल बी 90 - 24.8 लैटिट्यूड है, और फिर वैसे -23.45 करना पड़ेगा, तो आपको आंसर तकरीबन 1.7 या 42 के आसपास मिल जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे आपके पास 90 - 5 और फिर ये 23.45 करके आप 21 दिसंबर के नून पर सन की एल्टीट्यूड एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह हम सन की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं पूरे साल के किसी भी दिन पे। अब ये फिलहाल हमारे पास इक्विनोक्स जून की 21 और दिसंबर की 21 पे है। अगर मुझे बाकी दिनों को फाइंड आउट करना पड़े तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको मिल जाएगा। अब अगर मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, सिंपल क्वेश्चन ये है कि आपके पास व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ सन एट नून इन कराची। सो एल्टीट्यूड इज गिवन व्हिच इज 24.8508 डिग्री ऑन इक्विनोक्स। इक्विनोक्स पे आपको मिलेगा सिंपल 90 - 5, 90 में से 5 माइनस कर दें तो जो भी आपको 90 - 24.8508, तो जो भी आपका आंसर आ गया वो आपको इक्विनोक्स पे आपको एल्टीट्यूड मिल जाएगा सन का नून पे। जून के लिए आपको सिंपल 90 - 5 प्लस 23.45
4.5 जो ये है डिक्लिनेशन, इसको हमें ऐड करना है। तो जून पे आपको 90 माइनस 24.8508 प्लस 23.45, और दिसंबर में आपको सिंपल 90 माइनस 5 माइनस 24.8508, सॉरी 23.45, सो 90 माइनस लेटिट्यूड माइनस द डिक्लिनेशन, या फिर 23.45। तो इस तरह आप एल्टीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं इन इन डेज के ऊपर, या इवन 4 डेज पे भी, क्योंकि इक्विनोक्स आपको बस 2 आएंगे, तो दोनों डेज पे आपको सेम आंसर मिलेगा इक्विनोक्स पे ना। अब अगर मुझे किसी भी दिन का डिक्लिनेशन चेक करना है, तो इसके लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है। सो फॉर एनी डे इन द ईयर, सोलर डिक्लिनेशन डेल्टा कैन बी कैलकुलेटेड एज 23.45 times sin, then we have 360, and then we have 24 plus n divided by 365। n जो है वो नंबर डे ऑफ द ईयर है, तो लाइक आज 30 जून है, तो आपके पास n जो है वो तकरीबन 181 हो जाएगा, प्लस 284 डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 360 एंड देन साइन, एंड देन यू मल्टीप्लाई विद 23.45, और आपका आंसर आ जाएगा जो कि डिक्लिनेशन होगा। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आपको पास आएगी वो 23.45 होगी, क्योंकि इस पूरे टर्म का आंसर या तो 1 हो सकता है या फिर -1 हो सकता है। तो 1 होगा तो ये 23.45 हो जाएगा, और जब -1 होगा तो ये -23.45 हो जाएगा। तो डिक्लिनेशन आपके पास 23.45 और -23.45 के रिस्पेक्ट से मूव करेगा, तो ये डिक्लिनेशन है जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सोलर डिक्लिनेशन एंगल रिप्रेजेंट्स बेसिकली डे, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड लोकेशन। इसमें हम किसी किस्म के टाइम और लोकेशन को इंक्लूड नहीं कर रहे। अगर आपको याद हो तो स्टार्ट में हमने एक ग्राफ दिखाया था जिसमें ये डिक्लिनेशन हमने यहाँ दिखाए थे, तो ये डिक्लिनेशन है ये रे, लेकिन ये स्पेसिफिक डेज है। जनवरी की 17 को ये डिक्लिनेशन मिलेगा, फेब की 16 को आपको ये डिक्लिनेशन मिलेगा, एंड देन सो ऑन, आप इस पर चेक कर सकते हो। तो ये इन डेट्स के रिस्पेक्ट से ये डिक्लिनेशन दिए हुए हैं। स्टिल ये डेज कहाँ से है ये बाद में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ से हमने डिक्लिनेशन फाइंड आउट किया, तो डिक्लिनेशन मार्च में डिक्लिनेशन आपके पास 0 होगा इक्विनोक्स पे, सितंबर की 21 को इक्विनोक्स पे आपको डिक्लिनेशन 0 होगा, जून में ये प्लस 23.45 और दिसंबर में -23.45 होगा। डिक्लिनेशन का फॉर्मूला आपके पास है, तो अभी कुछ से चेक कर सकते हैं। ये इस फॉर्मूले में आपकी n की वैल्यू आप 1 से लेकर 365 तक पुट करके आप इस तरह का ग्राफ भी अचीव कर सकते हैं। ये ग्राफ बेसिकली डिक्लिनेशन वर्सेस n के दरमियान है, जो कि -23.45 से लेके प्लस 23.45 से होता है -23.45 तक गया हुआ है। नाउ इट्स वेरी इजी, अगर आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना हो तो फॉर्मूला आपके पास है और आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दोबारा सोलर एल्टीट्यूड और ज़ीनत एंगल के बारे में बात की गई है, लेकिन ये अब हम बात कर रहे हैं नून की रिस्पेक्ट से कि नून पे आपके पास क्या आंसर मिलेगा। अब अगर इसमें देखें तो आपके पास सोलर डिक्लिनेशन, आपके पास आपको पता है सोलर डिक्लिनेशन बेसिकली डिपेंडेंट होती है कि आपके पास कौन सा डे है साल का, तो एन पे डिपेंड कर रहा है। हम सोलर एल्टीट्यूड को अगर नून पे चेक करना चाहें तो हम अपना सिंपल 90 माइनस 5 प्लस डेल्टा या सोलर डिक्लिनेशन, उसकी वजह से हम अल्फा एस की वैल्यू किसी भी दिन पे नून पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि नून पे चेक करेंगे उसमें आपका जो डेल्टा है उसमें ऑलरेडी एन की वैल्यू ऐड हुई है। सेम इस तरह अगर आपको ज़ीनत एंगल निकालना है नून पे, तो उस पे आपके पास क्या है कि आपने सिंपल 90 माइनस अल्फा एस नून निकाला, तो 90 माइनस अल्फा एस नून जो कि वैल्यू है, तब अगर इसको पुट करें तो आपको सिंपल इसको सॉल्व करने के बाद 5 माइनस डेल्टा का आंसर आ जाएगा। तो अल्फा एस नोन या थीटा जेड नोन आप सिंपली इन फार्मूला से चेक कर सकते हैं। तो किसी भी दिन का अगर आपको अल्फा एस नोन चाहिए तो आप सिंपल डेल्टा निकालें, 90 माइनस 5 करें और इसमें ये डेल्टा प्लस माइनस कर दें। अगर ये डेल्टा आप 0 कर दें तो बेसिकली 90 माइनस 5 जो है वो अल्फा एस नोन हो जाएगा इक्विनोक्स का, क्योंकि इक्विनोक्स में आपको सिंपल 90 माइनस 5 मिलेगा, डेल्टा आपको 0 मिलेगा। आप किसी भी दिन का डेल्टा चेक करें और उसका 90 माइनस 5 प्लस कर दें और इसमें प्लस माइनस एडजस्ट हो जाएगा, तो अल्फा एस की वैल्यू किसी भी दिन की रेस्पेक्ट से आपको मिल जाएगी। अगर आप अल्फा एस में रहा तो आप सिंपली 90 माइनस अल्फा एस कर लें तो आपको थीटा जेड भी मिल जाएगा, लेकिन ये सब फार्मूलाज नोन की रेस्पेक्ट से हैं। Now here we have another exercise number 3. So what is the altitude of the sun at noon in Karachi? Altitude is given on January 12, July 23, November 8। तो इसमें देख लें तो आपके पास एल्टीट्यूड एंगल चाहिए फाइंड आउट करना है आपको। अल्फा एस चाहिए आपको नोन पर, तो अल्फा एस नोन कराची का एल्टीट्यूड दिया हुआ है और आपको जनवरी की 12 या 12 तारीख दी हुई है। तो अगर जनवरी की 12 तारीख है तो 12 तारीख पे आपके पास जो फार्मूला हमारे पास है वो ये वाला फार्मूला 90 माइनस 5 प्लस डेल्टा। सो 90
की वैल्यू आपको पता है, फाई की वैल्यू आपको पता है, विच इज ऑलरेडी गिवन, विच इज 24.8508। लेकिन डेल्टा की वैल्यू के लिए फिर आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। इस फॉर्मूला के पास यहाँ एन, ये जो एन है ये जनवरी के लिए आपने यहाँ पे जो दिया हुआ है ये 12, ये आपने पुट करके आपने डेल्टा निकालना है और फिर 90 माइनस 5 प्लस डेल्टा की रेस्पेक्ट से आपने इसका आंसर निकालना है। सेम ऐसे आपको जुलाई की वैल्यू है, जुलाई की वैल्यू पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके एल्टीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, नून पर नंबर के को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन आपको कोई भी डेट दे दी जाए, आप सिंपल 90 माइनस 5 प्लस डेल्टा की रेस्पेक्ट से ये आंसर निकाल सकते हैं। और ये आंसर आप किसी भी लोकेशन के लिए निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये कराची के लिए हो। आपको जिस लोकेशन का एल्टीट्यूड पता है, आप सिंपली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं नून की रिस्पेक्ट से। ये सब अभी तक हमने एंगल्स नून पे पढ़े हैं। इसके बाद हमारे पास है सोलर टाइम। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि मैं नून की बात कर रहा हूँ, तो ये नून कौन से वाला है, घड़ी के 12 बजे। अब प्रॉब्लम है कि कराची का जो 12 बज रहे हैं, या इंडिया में 12 बज रहे हैं, या श्रीलंका में 12 बज रहे हैं, टाइम डिफरेंट है। अब कोई जीएमटी प्लस 5 है, कोई जीएमटी प्लस 4 है, कोई जीएमटी प्लस 4.5 है। इवन कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ विद इन कंट्री टाइम चेंज होगा। अब कौन सा टाइम हम सोलर टाइम को यूज करें, तो याद रखिएगा कभी भी जो आपके पास लोकल टाइम है, जो कंट्री का टाइम है, या आपकी घड़ी पे जो टाइम शो हो रहा है वो सोलर टाइम नहीं है, वो हमेशा सेम नहीं होगा सोलर टाइम के रिस्पेक्ट से। सो नून डजंट मीन कि आपके पास जो 12 बज रहे हैं घड़ी में तो 12 ऐसा भी हो सकता है कि 12 के बजाय 1 बजे जब आपकी घड़ी में हो तो सोलर नून हो, इवन 2 बजे भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पर है, आपका एल्टीट्यूड क्या है। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूला थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी इनके बड़े बड़े फार्मूलाज है। अगर आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना, सॉरी बेसिकली अगर आपको सोलर टाइम फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास सोलर टाइम माइनस लोकल टाइम के दरमियान का जो डिफरेंस है वो सिंपल ई व्हिच इज इक्वेशन ऑफ टाइम है, माइनस 4 टाइम्स एसएल जो कि स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड होगा डिपेंडिंग अपॉन द जीएमटी, माइनस द लोकल लॉन्गिट्यूड जो कि प्लस माइनस आप यूज करते हो ईस्ट और वेस्ट के रेस्पेक्ट से, डिवाइड बाय 60। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको लगता रहा है, लेकिन इतना वो सा लेंदी है क्योंकि इसमें आपकी जो ए की वैल्यू है वो काफी लेंदी है। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड की। अच्छा, इसमें ये जो एस एल और टी सॉरी एस एल और टी एल है, ये आपको 24 आवर्स की फॉर्मेट में लिखना है। तो यहाँ पे आपको जो स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड है एस एल, उसको हम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल जीएमटी टाइम्स 15 कर देता है। आपको जीएमटी पता है, लेट्स सपोज कराची का जीएमटी जो है वो +5 है, टाइम्स 15 कर देंगे तो स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड आपके पास 75 का मिल जाएगा। तो कराची का स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड आपके पास 75 है। अगर जीएमटी नहीं पता तो ये सिंपल जो कैलकुलेशन दी गई है रफली है, ये आपको चेक करनी पड़ेगी। जीएमटी नॉर्मली प्रॉब्लम कर जाता है, तो ये सिंपल सी जो कैलकुलेशन है ये एक रफली बेसिस पे है। अगर आपको जीएमटी नहीं पता तो आप जो लोकल लॉन्गिट्यूड है उसको डिवाइड बाय 15 कर लें। अगर आप लोकल लॉन्गिट्यूड आपको ईस्ट साइड पे या प्लस साइड पे है तो आप लेट्स सपोज अगर आपका आंसर 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 4.5 आ रहा है, तो आप टॉप साइड पे चले जाएं, मींस 5 की साइड में चले जाएं। और अगर आपके पास लोकल लॉन्गिट्यूड है वो नेगेटिव है या वेस्ट साइड पे है, तो आप फ्लोर साइड मिल रहे हैं, अगर 4.5 है तो आप 4 यूज कर लें। लेकिन ये एक रफ आइडिया है, इसको हम नॉर्मली इतना यूज नहीं करते हैं। हम जीएमटी की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं स्टैंडर्ड डेटाबेस से। इवन एक डेटाबेस की जो रेफरेंस है वो यहाँ मेंशन किया गया है, ग्रीनिच meantime.com. So it is recommended to find the GMT from the standard database. So GMT को आप नॉर्मली स्टैंडर्ड डेटाबेस से चेक करके सॉल्व करें। तो GMT टाइम्स 15 आपको स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा, और लोकल लॉन्गिट्यूड आप नॉर्मली गूगल से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ प्रॉब्लम आती है इक्वेशन ऑफ टाइम में। ये जो इक्वेशन ऑफ टाइम है ई, बेसिकली ये अर्थ के टिल्ड ऑर्बिट के साथ अटैच होती है। इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो आप देख सकते हैं, ये 229.2 और डिवाइड बाय 60 टाइम्स, और इसके बाद ये टर्म्स अंदर ही बेसिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। सो 0.00075 प्लस 0.00186 cos ऑफ बी माइनस, सो ये प्लस माइनस हो रहे हैं, ये ऐसा एक स्पेस में एक लाइन में लिखने के लिए इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो है बी, और बी इटसेल्फ जो है वो नंबर ऑफ डे पे डिपेंड करता है, और बी का फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है, बी इज बेसिकली n - 1 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय 365। तो आपको बेसिकली n चेक करना है, किस डे की बात कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट से पहले बी चेक करना है, और फिर बी को वहां ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करके आपको e निकालना है। जब आपको e मिल जाएगा तो फिर आपने इक्वेशन में पुट करके एसएल या टीएल निकालना है। सॉरी दिस वन।
एस टी और एल टी निकालना है। एल टी नॉर्मल गिवन होगा तो आपको एस टी निकाल सकते हैं। हम कभी कभी सोलर टाइम को आवर एंगल की फॉर्म में भी लिखते हैं। आवर एंगल बेसिकली इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोलर टाइम। सोलर टाइम, इफ द सोलर टाइम इज स्टैंडर्ड टाइम, व्हेन हम इसका जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो ये है कि ओमेगा जो आवर एंगल है वो एस टी माइनस 12 मल्टीप्लाई 15 है। नून के ऊपर आवर एंगल की वैल्यू 0 होगी और हर आवर में 15 डिग्री चेंज होगा। 12 नोट पे आपको ओमेगा की वैल्यू 0 मिलेगी। अगर मैं एस टी की वैल्यू यहाँ 12 रखता हूँ तो 12 माइनस 12 0, तो ये पूरे का पूरा फैक्टर 0 हो गया, तो ओमेगा की वैल्यू आपको 0 मिल रही है जो कि 12 नोन पे है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ रखता हूँ 1 मिस 13 1 पीएम, सो 13 माइनस 12, सो 1 हो गया, 1 टाइम्स 15, तो आपको 15 डिग्री मिल जाएगा प्लस में 1 बजे। लेकिन अगर आप नेगेटिव साइड पे जाओगे 11 पे, तो 11 एम पे आपको 11 माइनस 12 तो माइनस 1 टाइम्स 15 तो माइनस 15 होगा। तो बेसिकली ओमेगा जो है वो प्लस माइनस चलेगा, प्लस आपको वेस्ट साइड पे चलेगा, ये 12 नून के बाद की वैल्यू मिलेगी, और डाउन साइड पे आपको मिलेगा लाइक नून से पहले का जो टाइम सनराइज से लेकर रूम तक है वो नेगेटिव की फॉर्म में मिलेगा। तो आवर एंगल की फॉर्म में भी हम अक्सर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आवर एंगल हो गया और सोलर टाइम हो गया, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज है। इसमें करना क्या है कि इसमें आपने सोलर टाइम को फाइंड आउट करना है और आवर एंगल को फाइंड आउट करना है इन कराची। कराची का लॉन्गिट्यूड गिवन है, ये लोकल लॉन्गिट्यूड है ऑन 8 नवंबर। 8 नवंबर को फाइंड आउट करना है, तो डे दे दिया, एन दे दिया, 2:35 पीएम। सो बेसिकली 2:35 पीएम इज 14:35। आपको बेसिकली 24 आवर्स की फॉर्मेट में लिखना है लोकल टाइम, और 14 एंड देन 35 मिनट्स। तो बेसिकली हमें इसको जब पॉइंट्स की फॉर्म में लेके जाएंगे तो 14 देन वी हैव 36 35 डिवाइडेड बाय 6, सो बेसिकली हम 60। तो बेसिकली हम इसको मिनट्स की फॉर्म से हटा के पॉइंट्स की फॉर्म में लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे, तो 235 सॉरी 1435 को अगर मैं इसकी फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ, लाइक मिनट्स को अगर मैं गाइब करूँ, तो 35 डिवाइड बाय 60, तो ये मेरे पास बनेगा 0.583। तो आपके पास ये 14.583 हो जाएगा टाइम, लोकल टाइम। अब आपको सोलर टाइम फाइंड आउट करना है एंड देन आपको आवर एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो सोलर टाइम के लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है एल टी लोकल टाइम, जो कि आपको दिया हुआ है 14:35 पीएम। सो ये आपके पास हो गया 14.583। फिर आपको चेक करना है लोकल लॉन्गिट्यूड। लोकल लॉन्गिट्यूड ऑलरेडी गिवन है आपको 67.0181 ईस्ट पे, तो पॉजिटिव है। जीएमटी चेक करना है, तो कराची का जीएमटी आपको पता है +5 है, वरना आप जो गिवन रेफरेंस है वहां से चेक कर सकते हैं। फिर आपको चेक करना है एस एल स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड, तो वो आपको सिंपल जीएमटी टाइम्स 15 हो जाएगा, तो 5 टाइम्स 15 75 हो जाएगा। एन चेक करना है 8 नवंबर के रिस्पेक्ट से, तो 8 नवंबर के रिस्पेक्ट से अगर आप एन चेक करें तो आप टेबल के रिस्पेक्ट से चेक कर सकते हैं या फिर आप काउंट कर सकते हैं। बी जो है वो आपके पास यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला है बी का, जो कि ये ग्रुप बटन पे दिया हुआ है, बी इज n-1 टाइम्स 360 डिवाइड बाय 365। यहाँ से आप बी निकाल सकते हैं, बी आपको मिल जाएगा। सॉरी मैं इसको आगे जा, बी के बाद फिर हम इक्वेशन ऑफ टाइम फाइंड आउट करेंगे ई की वैल्यू, और फिर इन सबको फाइंड आउट करने के बाद फिर हम बेसिक फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके एस टी निकाल लेंगे। आपको एल टी पता है, आपको ई पता है, आपको एस एल पता है, आपको एल एल पता है, तो आप एस टी निकाल लेंगे। तो प्लीज इसको एक बार सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ से हम एस टी निकाल सकते हैं। और फिर फाइनली अगर आपको एस टी पता है तो एस टी इस फॉर्मूला में पुट करके एस टी माइनस 12 टाइम्स 15 पावर एंगल निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको। इस तरह एक और एक्सरसाइज यहाँ दी हुई है, लेकिन यहाँ ये रिवर्स फॉर्म में है। यहाँ आपको कहा गया एट व्हाट लोकल टाइम सन विल बी एट नून इन कराची ऑन 8 नवंबर। तो अगेन एन की वैल्यू पता है, नून गिवन है, तो आवर एंगल आपको 0 हो जाएगा, या एस टी जो है वो 12 हो जाएगा। तो आपने इसको रिवर्स फॉर्म में लेके चलना है और आपको लोकल टाइम निकालना है। तो आप जब लोकल टाइम निकालोगे तो इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेसिकली आपको एल टी निकालना है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वो मैंने यहाँ एस टी द्वारा लिख दिया। दिस इज बेसिकली एल टी एंड फाइनली एल टी, जो एस टी आपको ऑलरेडी गिवन है, जो कि नून का है, जो कि 12 हो जाएगा। तो इस तरह आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको एस टी या एल टी या फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्मली याद रखिएगा कि हम एक वर्ड यूज करते हैं जवाल टाइम, जवाल का टाइम। तो जवाल बेसिकली सोलर नून को कहते हैं। जवाल का टाइम कब आएगा, जब सोलर नून होगा। एक और एंगल हमारे पास है जिसको हम टिल्ट एंगल कहते हैं। ये बेसिकली टिल्ट एंगल सन के साथ अटैच नहीं है, बल्कि ये सरफेस के साथ अटैच है। ये वो
पार्ट या वो डिवाइस जिसमें हमने सोलर एनर्जी को कलेक्ट करना है, इसके साथ अटैच है। तो ये हमारे पास है, इसको हम टिल्ट एंगल कहते हैं या स्लोप एंगल या पिच एंगल कहते हैं। नॉर्मली इसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, और ये हमारे पास बीटा है कि हमने इस स्लोप को कितने एंगल पे टिल्ट करके रखा है। नॉर्मली इसको जब हम प्लेस करेंगे तो इसको हम गैमा 0 पे सेट करने की कोशिश करेंगे, मीन्स इसका फेस जो है साउथ की तरफ होगा। पूरी कोशिश होगी कि इसका फेस साउथ की तरफ हो। सो अभी तक जितने एंगल्स पढ़े उन सब की समरी यहाँ पर शो है। यहाँ हमारे पास सोलर ये प्लेन है जिसपे सन अभी रेडिएशन हिट कर रहा है, सन की रेडिएशन इस प्लेन पे हिट हो रही है, तो यहाँ इसका टिल्ट सरफेस है, तो ये बीटा यहाँ आ जाएगा। साउथ के रेस्पेक्ट से गैमा बनेगा, हाइट पे आपको एल्टीट्यूड बनेगा, और साउथ के रेस्पेक्ट ये आपको गैमा एस बन रहा है। यह डिफरेंट एंगल्स जो आपको हैं वो यहाँ हम शो कर सकते हैं। तो ये एंगल्स आपको यहाँ नजर आ रहा है, तो हमारे पास लैटिट्यूड है जो कि फाई जो साइड को लोकेशन को डिफाइन करेगा कौन सी लोकेशन की बात कर रहा है। फिर हमारा डिक्लिनेशन एंगल था डेल्टा, आवर एंगल ओमेगा, ये दोनों जो है ये बेसिकली सन की पोजीशन को शो करेंगे डे एंड टाइम के रिस्पेक्ट से। डे क्योंकि डेल्टा के अंदर आपको एन यूज हो रहा था और यहाँ पे ओमेगा टाइम के रिस्पेक्ट से आ रहा था। तो सन की पोजीशन को शो करने के लिए हमने अल्फा एस जेनिथ एंगल और गामा एस को डिफाइन किया। तो ये तीन एंगल हमारे पास सोलर एल्टीट्यूड, जेनिथ एंगल और सोलर अजीमथ के आगे। तो प्लेन के रिस्पेक्ट से हमारे पास बीटा है कि कितने डिग्री टिल्ट पे आपका प्लेन है, और प्लेन का अपना गैमा कितना है। तो ये गैमा और ये गैमा दोनों फर्क है, ये गैमा एस है और ये हमारे पास गैमा है। तो फर्स्ट क्लास यहीं तक एंड करते हैं, बाकी टॉपिक के लिए फिर हम एक और वीडियो पे बात करेंगे। किसी किस्म की क्यूरी हो तो स्टार में जो ईमेल आईडी दी हुई है, बल्कि हर स्लाइड में ईमेल आईडी दी हुई है, इस पर कॉन्टेक्ट किया जा सकता है।